गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मनोविज्ञान विषय में चैप्टर दूसरा सीखने की क्रिया को समझेंगे। आपका पहला चैप्टर हमने समाप्त कर दिया और दूसरा चैप्टर है सीखने की क्रिया। सीखने की क्रिया मीन्स कि अपने सहज रूप से सीखते हैं। मनोविज्ञान में अपने को देखना है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के अध्ययन के दौरान जानकारी जो प्राप्त होती है वो पृथ्वी पर सभी सजीव प्राणियों को उनके आसपास के पर्यावरण के साथ कार्य पूर्ण करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के बिना व्यक्ति समझ नहीं सकता है। प्रत्येक सजीव को अपने जीवन की सुरक्षा एवं निर्वाह के लिए किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। शिक्षा के कारण होने वाले परिवर्तन एवं परिस्थिति में आने वाले बदलाव के कारण जीवन की सुरक्षा एवं प्रेरणा की संतुष्टि के कारण ही मनुष्य एवं प्राणी का जीवन संभव है। प्रत्येक सजीव है, पृथ्वी पर के जो सभी सजीव या जीव है वो अपने जीवन के जो चक्र के दौरान अधिकतर दो प्रकार के व्यवहार या वर्तन करता अपने को दिखाई देता है। तो उसमें सबसे पहला है साहजिक वर्तन और दूसरा है शिक्षित वर्तन। तो यहाँ साहजिक वर्तन क्या किसे कहते हैं? तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि साहजिक वर्तन है या व्यवहार है वो प्राणी या मनुष्य किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उसे उसमें आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सजीव जो होता है जन्म से ही जीन्स यानी कि जो जीन होते हैं माता पिता के वारस में उनको जो मिलते हैं उनकी शक्तियाँ लेकर वो जन्म लेता है, जिसके द्वारा कुछ मर्यादित प्रतिक्रियाएं देना वह सीख जाता है और वो साहजिक है। जन्म से ही वो सीखकर ही वो आया हुआ होता है, वो साहजिक जन्मजात है। यहाँ आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि गाय का जो बछड़ा होता है वो जन्म के साथ ही अपनी माता के आंचल में से भूख की संतुष्टि करने लगता है। उसको कोई सिखाता नहीं है कि तुझे यहाँ से भूख की संतुष्टि मिलेगी। उसी तरह से मनुष्य का बच्चा होता है वो जन्म के बाद तुरंत रोने लगता है। तो ये सब सहज क्रिया है। चींटी जो होती है वो अपने भोजन के लिए कण को खींचना सीख लेती है, उसे कोई दूसरा सिखाता नहीं है कि ऐसे तुझे भोजन प्राप्त करना है। तो ये सब साहजिक प्रक्रिया है, उसको कोई किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य रूप से प्रत्येक सजीव प्राणी अपनी मूलभूत प्रेरणाओं की संतुष्टि की रीत एवं जीवन सुरक्षा की रीत अपने आप सीखता है। हर एक सजीव प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, सजीव प्रत्येक सजीव प्राणी अपनी जो मूलभूत प्रेरणा होती है भूख प्यास और जातीयता, ये सभी अपनी मूलभूत प्रेरणा है। आगे अपने बाद में पढ़ेंगे मूलभूत प्रेरणाएं कौन सी है वो। तो उसकी संतुष्टि के लिए व्यक्ति जो सजीव है, प्रत्येक सजीव उसकी रीत एवं जीवन सुरक्षा की रीत अपने आप सीखता है। मूलभूत प्रेरणा पूरी करने के वो भी सुरक्षा भी एक मूलभूत प्रेरणा ही है। तो प्रत्येक सजीव अपने आप सीखता है, जिसमें हम साहजिक व्यवहार अपने उसे कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको लिखना है कि साहजिक व्यवहार किसे कहते हैं। तो ये यहाँ दर्शाया है कि साहजिक व्यवहार किसे कहते हैं, तो वो आपको लिखना है। दूसरा आगे है शिक्षित व्यवहार अर्थात क्या? तो ऐसा व्यवहार कि जिसे अन्य लोगों को देखकर सीखा जाता है। शिक्षित व्यवहार यानी जो दूसरे लोग को देखकर व्यक्ति वो सीखता है, उसे शिक्षित व्यवहार कहा जाता है। अथवा दूसरों के द्वारा सिखाया जाता है, दूसरों को देख के सीखता है या दूसरों के द्वारा उसे सिखाया जाता है, तो उसे शिक्षित व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति या प्राणी को स्वयं आता नहीं है, यानी जन्मजात नहीं है, वो सीख कर नहीं आया है, परंतु व्यक्ति या प्राणी को उस व्यवहार को सीखने के लिए स्वेच्छा से निश्चित परिवर्तन को स्वीकार करके व्यवहार में बदलाव लाना ही पड़ता है। मनुष्य या व्यक्ति या प्राणी वो सीखने की इच्छा रखता है, खुद की स्वेच्छा से वो निश्चित परिवर्तन को स्वीकार करके व्यवहार में बदलाव लाना उसे आवश्यक है। यहाँ पर व्यक्ति या प्राणी अपनी इच्छा से जो कोई शिक्षा प्राप्त करता है, इसीलिए साहजिक व्यवहार को शिक्षा के रूप में हमें स्वीकार नहीं करते हैं। और प्राणी या बालक का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे वह पर्यावरण से अनुभव ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करके
अलग ही जीवन शैली अपनाता है। यानी व्यक्ति या प्राणी जो है वो पर्यावरण में से अनुभव करता है और सीखता है, उसके बाद वो उसको ग्रहण करता है और पर्यावरण के अनुभव ग्रहण करके उसके व्यवहार में परिवर्तन करके अलग ही जीवन शैली अपनाता है। मनुष्य हो या प्राणी, प्रत्येक अपने जीवन में प्रति क्षण परिवर्तन लाते ही है और इसीलिए शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली अविरत प्रक्रिया है। शिक्षा इसी तरह से जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। व्यक्ति जो भी सीखता है, ऐसा नहीं है कि अभी शिक्षा ग्रहण कर ली, 12वीं तक पढ़ाई कर ली और बाद में शिक्षा का पूर्ण विराम हो गया, नहीं, वो मृत्यु पर्यंत चलती है। मनुष्य बाल्यकाल में अधिकतर शिक्षा अनुकरण से सीखता है। यहाँ आपको लिखा हुआ दर्शाया है कि अनुकरण एवं प्रयत्न और भूल से द्वारा वो सीखता है। घर में बच्चे हैं तो माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, जो बोलते हैं, जो उसको कहा जाता है, वैसा वो माता पिता का अनुकरण करता है, घर के सदस्यों का अनुकरण करता है। तो वो अधिकतर बाल्यावस्था में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि बालक घर में माहौल ऐसा होगा धार्मिक या भक्ति वाला, तो घर में भजन बजते होंगे सुबह, तो वो बालक उनका अनुकरण करके वो भी रटते हुए दिखेगा। माता पिता अपने दादा दादी को रोज़ सुबह पूजा करने के बाद उनको प्रणाम करते होंगे, उनके पैर छूते होंगे, तो बालक भी उनका अनुकरण करेगा और ऐसे वो सीखता है। साथ साथ में प्रयत्न एवं भूल के द्वारा, मानो कि धीरे धीरे कोई चलना किसी का सहारा लेकर चलता है तो कैसे चला जाए, या कोई गलती करता है तो मम्मी पापा डांटते हैं तो वो भूल सुधारता है। इस तरह से आगे तरुणावस्था में जब बालक पहुंचता है तो अभिसंधान की अंगुली पकड़कर कारक शिक्षा में पारंगत बनता है। अभिसंधान यानी कि जोड़ान, और उसको साथ में रखकर कारक शिक्षा में वो पारंगत बनता है। आगे है युवा अवस्था में आने वाली जीवन की जो अटपटी एवं जटिल समस्याओं को हल करने के लिए वो पहले बाल्यावस्था एवं तरुणावस्था के समय में जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वो समय प्राप्त शिक्षा के द्वारा अचानक अंतर्दृष्टि से वो कार्य करता है। इस तरह से जिसके द्वारा व्यक्ति विविध आचार, विचार, भाषा, व्यवहार की रीतियाँ, प्रेरणा, आवेग की अभिव्यक्ति, मनोभाव, शिष्टाचार की शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। पूरा व्यक्तित्व बाल्यकाल तरुणावस्था के अनुभव के द्वारा वो अचानक उसको अंतर्दृष्टि होती है और बाद में उसकी भाषा विकसित होती है, व्यवहार किसके साथ कैसा किया जाए उसकी रीत वो विकसित करता है, उसको प्रेरणा, आवेग की अभिव्यक्ति, जो उसको बाल्यकाल में ऐसा अनुभव हुआ है कि खुद के पापा या मम्मी जो उसका आवेग मीन्स कि गुस्सा, प्रेम, जो वो सब आवेग है, अपने आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि आवेग कौन से प्रकार के होते हैं, संवेग। तो आवेग की अभिव्यक्ति मीन्स कि वो प्रस्तुत करना। तो माँ पिता गुस्से से सभी बात पेश करते होंगे तो बालक गुस्से से करेंगे, और शांति से व्यवहार करके अभिव्यक्त करते होंगे तो बालक उस तरीके से व्यवहार करेगा। आगे है मनोभाव, शिष्टाचार की शिक्षा प्राप्त करके अपने खुद का व्यक्तित्व वो ऐसे निर्मित करता है। इस तरह मनुष्य शिक्षा की नैया द्वारा अपना जो जीवन सागर है उसको पार करता है। आगे का पॉइंट है सीखना अर्थात क्या। सीखना एवं उसका स्पष्टीकरण। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक सी.टी. मॉर्गन जो है, उन्होंने शिक्षा की व्याख्या करते हुए बताया है कि शिक्षा अर्थात अनुभव एवं प्रयत्न के अभ्यास से व्यवहार में होने वाला सापेक्ष हमेशा के लिए परिवर्तन। ये व्याख्या आपको लिखनी है कि सी.टी. मॉर्गन ने सीखने की व्याख्या या शिक्षा की व्याख्या क्या की है। तो अनुभव एवं, मैंने कहा ना कि अनुभव माता पिता के द्वारा बालक को मिलने वाले अनुभव, प्रयत्न के अभ्यास से व्यवहार में होने वाला सापेक्ष हमेशा के लिए परिवर्तन। यहाँ आपको 3 बातें अनिवार्य रूप से समझनी आवश्यक है ये व्याख्या के आधार पर। तो उसको आप अपने अलग अलग समझेंगे। सबसे पहला अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न का परिणाम। पहले हमने देखा कि प्राणी या मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यदि अनुभव, प्रशिक्षण या अभ्यास के द्वारा न हो तो वो संपादित नहीं कहलाता है।
संपादित कब नहीं कहलाता है? जब अनुभव, प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा उसमें परिवर्तन व्यवहार में नहीं आता है तो वो सीखा हुआ संपादित है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। और व्यवहार में होने वाला परिवर्तन परिपक्वता, थकान, रोग या किसी चोट की वजह से हो तो मनोविज्ञान की परिभाषा में उसे शिक्षा नहीं कहते हैं। मानो कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण रूप, बालक 3-4 महीने के बाद बिस्तर से उल्टा या लेटना या उसे वो सीखता है तो वो शिक्षा नहीं कहलाती है। तो धीरे धीरे वो चलना भी सीखता है 6 महीने के बाद, पैर रखने का, बैठे रहने का, तो वो शिक्षा नहीं कहलाती है, वो परिपक्वता की वजह से वो सीखा हुआ है। इस तरह से बालक में जो परिवर्तन परिपक्वता के शारीरिक परिपक्वता के कारण आया है वो ऐसा कह सकते हैं। मनोविज्ञान इसे शिक्षा के रूप में नहीं स्वीकारता। इस प्रकार खूब चलने या दौड़ने के बाद जो अपने पैर है वो लड़खड़ाने लगते हैं तो वो लड़खड़ाना सीख गया है या बालक लड़खड़ाना सीख गया है वो नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैर के स्नायु है कुछ समय के लिए उसकी शक्ति क्षीण होती है या कम होती है, इसीलिए पैर इधर उधर लड़खड़ाते हैं। इसी तरह पैर की हड्डियाँ टूट जाने से लंगड़ाने की जो क्रिया है उसे नशीले द्रव्य के कारण व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता हो तो उसे शिक्षा नहीं कहते हैं। तो ये हुआ अपने ने अनुभव एवं अभ्यास या प्रयत्न का परिणाम हुआ। व्यक्ति अभ्यास के परिणाम परिवर्तन आता हो यानी कि उसे शिक्षा कहते हैं, पर परिपक्वता या चोट लगने के कारण या किसी थकान के कारण या रोग के कारण जो परिवर्तन आता है उसे अपने शिक्षा कहते नहीं है। दूसरा पॉइंट है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। किसी प्रकार की शिक्षा तभी कहलाई जाती है जब वो जैसा व्यवहार या उसमें परिवर्तन दिखाई दे, व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए, तब वो शिक्षा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बालक साइकिल चलाना नहीं आता है बालक को, जब पहली बार वो साइकिल चलाने का प्रयत्न करता है तो वो नीचे गिर जाता है। बाद में ऐसा बार बार प्रयत्न करता है तो धीरे धीरे वो साइकिल पे बैलेंस बना सकता है या संतुलन रखता है एवं पेडल अच्छे से मारने से आगे बढ़ जाता है। इस तरह अभ्यास करने से वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे शिक्षा द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहते हैं। उसे शिक्षा, ये उसे परिपक्वता नहीं कहते हैं या कोई दूसरी वजह से नहीं कहते, पर उसने सीखा, शिक्षा की वजह से वो धीरे 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 बाद में प्रयत्न किया और प्रयत्न के कारण वो उसमें सीख लिया तो वो परिवर्तन आया व्यवहार में, वो व्यवहार में परिवर्तन की वजह से वो शिक्षा प्राप्त की, ऐसा कह सकते हैं। आगे का तीसरा पॉइंट है सापेक्ष सदैव परिवर्तन। सामान्य रूप से हमारे द्वारा प्राप्त अधिकतर शिक्षा स्थायी एवं लंबे समय तक रहने वाली होती है। इस संदर्भ में पहले ही स्पष्टता हो चुकी है कि थकान, चोट, नशीले पदार्थों के कारण अल्पजीवी एवं परिस्थिति अनुसार होने वाली अल्पकालीन परिवर्तन शिक्षा नहीं होती है। थकान लगने से व्यक्ति लड़खड़ाता है, पैर में चोट लगने से वो लड़खड़ा के चलता है तो वो शिक्षा नहीं है। थोड़े समय के बाद वो ठीक हो जाता है और वो ठीक ठाक होने की वजह से वो अच्छे से चल तक सकता है, तो ये शिक्षा नहीं है। इस तरह व्यक्ति के व्यवहार में तत्कालीन, अल्पकालीन एवं अस्थायी परिवर्तनों को तत्कालीन यानी कि हाल ही में, अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, जो परिवर्तन अस्थायी मीन्स कि स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद उसमें बदलाव आने वाले हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को मनोवैज्ञानिक शिक्षा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। मनुष्य या प्राणी के व्यवहार में होने वाले सापेक्ष एवं हमेशा के लिए दीर्घकालीन परिवर्तन को ही शिक्षा के रूप में स्वीकार करता है। सापेक्ष, सदैव, हमेशा के लिए जो परिवर्तन होते हैं उसे ही शिक्षा के रूप में मनोविज्ञान स्वीकार करता है। मनोविज्ञान व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन है उसे उदाहरण के संदर्भ में ही समझा जाए तो बालक जब पहली बार साइकिल चलाने का प्रयत्न करता है तो गिर जाता है, लेकिन थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद अपने विद्यालय में स्वयं साइकिल चलाकर जाना सीख जाता है, जिसे सापेक्ष एवं हमेशा का परिवर्तन कह सकते हैं। तो बच्चों समझ में आया शिक्षा किसे कहते हैं? तो थकान या रोग की या परिपक्वता की वजह से जो सीखते हैं वो नहीं। बोलना बालक सीखता है तो परिपक्व होने के बाद वो सीखता है तो वो शिक्षा नहीं है, पर हमेशा के लिए सापेक्ष, सदैव, जो कायमी साइकिल चलाना वो सीख गया धीरे धीरे प्रयत्न और भूल के द्वारा, तो अनुभव, अभ्यास एवं प्रयत्न के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। पर कैसा परिवर्तन?
हमेशा के लिए सापेक्ष सदैव परिवर्तन। तो आज के लिए आपको ये समझाया मैंने। आगे पहले साहजिक व्यवहार और शिक्षित व्यवहार, बाद में व्याख्या, और व्याख्या के आधार पर शिक्षा के लिए 3 बातें जो अनिवार्य है वो मैंने आपको समझाई। तो आपको ये याद रखना है। कभी कभी 1 मार्क्स में व्याख्या पूछी जाती है, या विकल्प में भी साहजिक व्यवहार किसे कहते हैं, शिक्षित व्यवहार किसे कहते हैं वो भी पूछा जाता है। और कभी कभी 3 मार्क्स में ऐसा प्रश्न आता है कि सीखना अर्थात क्या, उसकी व्याख्या लिखकर उसको समझाइए, उसकी जो अनिवार्य बातें हैं। तो वो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिख के समझाना होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आगे हम दूसरे वीडियो में आपको हम किस प्रकार सीखते हैं वो हम समझाएंगे। गुड बाय।